नमस्कार, लाइक योरसेल्फ में आप सबका स्वागत है। तो आज हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं। टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस की एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है जहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की कि टेंसेस आपकी सारी की सारी इंग्लिश नहीं कवर करते। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद मैंने बाकी वीडियोज़ भी डाली हैं जो साथ में इंटर रिलेटेड ही हैं। अगर आप ये पहली बार इस वीडियो पे आए हुए हैं और पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो मेरी पहली वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है जो टेंसेस के ऊपर है, या अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है टेंसेस के ऊपर। और उस वहाँ पे फ्रेजेस के बारे में मैंने बताया हुआ, जो दूसरी वीडियो के अंदर क्लॉज के बारे में पढ़ा हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ, वर्ब के बारे में पढ़ा हुआ, सेंटेंस किसे कहते हैं, फंक्शनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सिंपल सेंटेंस। इस तरह से हमने 3-4 वीडियो लेक्चर्स में बनाए हुए हैं। बाकायदा लेक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं, 1 2 3 करके उसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है लेसन्स के अंदर। तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और उसके बाद इस वीडियो में आप आएँगे तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा इंग्लिश का, वो अच्छा बन जाएगा। और अगर आप मेरी पुरानी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो अगर आप यहाँ तक तब आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अगले फ़ेज़ के अंदर जा रहे हैं जब हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिए हुए हैं, ठीक है जी? आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। एनीवे, तो टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ और हमेशा मैं इसी चीज़ पे फ़ोर्स करता हूँ आपको कि आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनाएँ। ये एक लैंग्वेज है, इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करें, ठीक है जी? क्योंकि जो भी आप सीखेंगे, अगर आप एग्ज़ैक्टली उसी हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है जी? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा बार-बार क्यों कहता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मेरी बातें हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। जो मैं आपको समझाऊँगा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, हो सकता है कि कई जगहों पे वो चीज़ें लागू ना हो। जब वो कई जगहों में लागू नहीं होंगी, तो हो सकता है आप कहें कि यार ये तो गलत हो गया, गलत पढ़ा दिया। तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है इस मामले के अंदर। मैं पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं किसी चीज़ों को कर सकता। एग्ज़ाम्पल पे के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट क्या की हिंदी है योर नेम तुम्हारा नाम, और इज़ हमें बताता है कि तुम्हारा क्या नाम है। अगर है की हिंदी आप देखें तो इज़ है। हो की इंग्लिश जो इज़ रिप्रेज़ेंट करता है कि तुम प्रेज़ेंट में हो। ठीक है जी? जैसे ऑल है मतलब सब, सम है मतलब कुछ, ठीक है ना? तो आप यही नहीं कह सकते किसी को, मतलब आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं और आप उनसे पूछे कि आपके पास क्या-क्या है? तो आप बस ये नहीं कह सकते ना इंग्लिश के अंदर कि व्हाट इज़, कि क्या-क्या है? आगे से वो आपको रिप्लाई करे कि सब कुछ है। ऑल सम, ऑल मतलब सब और सम मतलब कुछ। तो ऑल सम करके आपको रिप्लाई नहीं करेगा। मतलब आप एग्ज़ैक्ट उसकी ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना। हालाँकि ये बात सही है कि जब आप ये देखते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे व्हाट की इंग्लिश हिंदी क्या ही निकलती है और इज़ है ही निकलता है। लेकिन जब आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि दोनों ही मतलब कहने का मतलब कि वो डिफरेंट लैंग्वेज है। हिंदी आपकी डिफरेंट लैंग्वेज है, आप पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, जहाँ पे क्या का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, व्हाट का मतलब इज़ है का निकाल रहा है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो ये अपनी सेंस नहीं दे पा रहा है। ठीक है? ये चीज़ आपने समझनी है, तो वो वहाँ पे गलत नहीं हो जाता, ठीक है ना? क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसका कुछ अपना सिद्धांत है, अपने प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ठीक है ना? आपको उन्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? रूल्स करके आप याद नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए अपनी टेक्स्ट बुक, सुनिए, पढ़िए, बोलिए, तो आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगी। और इस लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, ठीक है जी? चलिए, अब बात करते हैं हम टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनिट जो टेंस है, इसके अंदर ये होता है कि जो क्रिया होती है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है ना? मतलब कब होनी है इसका निश्चित नहीं है। लेकिन अब आप अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें, तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखिए कि इसके अंदर वो ता, ते, ती का भाव आता है, ठीक है? जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है? वो गाना गाता है, वो खाना खाता है, ठीक है? वो गाना गाता है, वो लेटर लिखता है, ठीक है? इसमें ता, ते, ती का भाव आता है। अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है जी? अब एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं
ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है? वो जाता है, वो स्कूल जा रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर पहले आप फर्क समझ लीजिए। ठीक है जी, वह स्कूल जाता है यानी कि हम बता रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि आपके घर में छोटा बच्चा, मान लीजिए 5-6 साल का है, तो आपने बताया कि हमारे घर में छोटा सा बच्चा है। ठीक है, जो तो कोई आपसे पूछता है अगर अच्छा कितने साल का है, तो आप कहते हैं 5 साल का है, तो पूछते हैं वो स्कूल जाता है, इस तरह से। तो आप कहते हैं हाँ या ना, कहते हो कि नहीं जाता या जाता है भी स्कूल ना। यानी कि जब आप उसे बता रही हो, जब से ऊपर से पूछ रहा है, तो आपका बच्चा क्या सच में स्कूल जा रहा है? चल के स्कूल तो नहीं जा रहा, कोई एक्शन कर तो नहीं रहा। इसको मैं बताते हैं वो कोई काम करता है। जैसे आपकी क्लास में पूछा जाए कि कौन गाना गाता है, तो आप किसी एक का नाम लेते हैं, ये गाना गाता है सर, इसे उठाइए। ठीक है ना? तो जब वो आप कह रहे हो, तब वो क्या वो एक्शन कर रहा है? नहीं, नहीं करता। ठीक है ना? लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में हम आईएनजी लगा रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है वो स्कूल जा रहा है। ठीक है ना? कि वो स्कूल जा रहा है। आपसे मम्मी पूछ लिया कि कॉलेज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो फिर आप कहते नहीं मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना? लेकिन जाता है एक अलग है। क्या आप पढ़ते हो? ठीक है, तो कहते हैं हाँ जी मैं पढ़ता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ या कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है, जब आप बता रहे हो कि आप सच में रीडिंग कर रहे हो या पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ता तिथि का भाव लगाता है जहाँ पे ये चीज़ डिटरमाइन नहीं होती, डिफाइन नहीं होती कि एक्शन कब होना है, इसलिए इसे इनडेफिनेट टेंस भी कहता है। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। चलिए, यहाँ तक आपकी बात आपको समझ में आ गई हो। इसके अंदर होता ये है कि जो करता है, एक बार और याद रखिए, टेंसेस के अंदर मैंने बहुत पहले बात बताई हुई कि इसके अंदर आपको सिर्फ वो सेंटेंसेस मिलेंगे जिनके अंदर में एक्चुअली क्रिया होती है। ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअली एक्शन होता है। बगैर एक्शन के आपको इसके अंदर सेंटेंस टेंसेस के अंदर मिलेंगे ही नहीं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इसमें एक्शन का है। हम बता रहे हैं कि ही इज अ डॉक्टर, तो ये एक टेंस का सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने टेंसेस की वीडियो में बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस टेंसेस के अंदर से वो सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर एक्शन का होना जरूरी है, मेन वर्ब जो होनी जरूरी है। इज आर एम तो हेल्पिंग वर्ब्स का मेन वर्ब का होना बहुत ही जरूरी है, वरना ये टेंस का सेंटेंस होगा ही नहीं। ठीक है जी, तो मेन वर्ब के अंदर जहाँ तो करने वाला होगा क्रिया, या उसने की होगी, ठीक है, या वो कर रहा होगा या करता होगा। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो चलिए, अब इसके अंदर होता ये है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने बहुत बार बताया हुआ, आप मेरी पुरानी वीडियो देखा वो क्लियर हो जाएगा कि जिसके बारे में बात होती है सब्जेक्ट का आ जाता है। सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद ही वर्ब आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर लगता है एस और ई एस वर्ब के साथ। वो भी सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, जहाँ ही शी इट हो। ठीक है जी, जहाँ ही शी इट हो उसके साथ एस और ई एस लगता है। लेकिन इट की जगह के आपको जानवर का भी नाम हो सकता है, या फिर या फिर किसी वस्तु के बारे में बात हो सकती है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, अब नेगेटिव के अंदर डज नॉट होता है और डू नॉट होता है। ठीक है जी, ही शी के साथ डज होता है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं हमने क्रिया के साथ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना होता है, तो डू आ जाता है। डू एक वर्ब है, इसके साथ ई एस लग जाता है। ही डज नॉट लाइक यू। ठीक है ना, तो डज और उसके साथ नॉट आ गया। जब हमें नेगेटिव के अंदर बनाना हो, जब आई हो, यू हो, वी हो, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ही शी इट ये नहीं है, इनके जगह पे कोई भी है, चाहे वो आई है, चाहे वो यू है, चाहे वो दे हैं, ठीक है जी, चाहे और कुछ भी हो, जो एक से ज़्यादा जो हों, ठीक है ना, तो उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव के अंदर। बाकी ही शी इट के साथ डज नॉट लगाते हैं। एस और एस भी ही शी इट के साथ लगता है अगर वो सिंगुलर है, सिंगल है। अगर एक से ज़्यादा है तो हम कभी भी उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाते। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। लेकिन अगर ये मैंने कहना कि वह लेटर लिखते हैं, दे
राइट अ लेटर, अब एस सी एस नहीं लगेगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने एस और एस की बात तो कर ली वर्ब के साथ कि एस और एस लगेगा, लेकिन एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा भाई, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो वर्ब्स एंड हो, खत्म हो, यू ओ से खत्म हो, एस एस से खत्म हो, एस एच से खत्म हो, सी एच से खत्म हो, एक्स से खत्म हो, इनके साथ लगता है ई एस। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे टीचर, सॉरी, टीच, टीच एक वर्ब है पढ़ाना, ठीक है, और पढ़ाने वाले को कहते हैं टीचर। ठीक है, तो टीच एक वर्ब है तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे तब जब ही शी के बारे में बात हो रही हो। ठीक है ना, ही टीच इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है ना, आई टीच इंग्लिश, अब यहाँ मैं टीच नहीं लगाया, मैंने टीच अकेला लगाया क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है ही शी इट के साथ लगेगा एस और एस, बाकियों के साथ नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे टीच हो गया एक वर्ब है जो सी एच से खत्म होती है तो ई एस लगता है इसके पीछे। वॉश, इसके साथ ई एस लगता है जब आप ही शी लगाएं तो। मिक्स, ठीक है जी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिनके साथ ई एस लगता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो मैंने आपके सामने दिख रहा है आपको कि जहाँ एस, एस एच, एच, सी एच और एक्स, ओ, जैसे ही गोज टू स्कूल तो ही या शी गोज टू स्कूल, तो गो ओ के साथ खत्म हो रहा है तो ई एस इसके साथ लग गया। आपको ये चीज समझनी होगी, वर्ब के साथ ई एस लगेगा। तो ये जो वर्ड्स इन सॉरी इन लेटर्स से जो वर्ड्स एंड होते हैं, जो वर्ब एंड होगी, उनके साथ आपको ई एस लगाना है जब पर्सन थर्ड हो। ठीक है जी, तीसरे बारे में बात हो, मेरे या आपके बारे में नहीं, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वस्तु हो, अगर सिंगल है तो एस सी एस लगेगा उसके साथ। ठीक है जी। अब चलिए, अब कुछ सेंटेंसेस हम ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो पहला मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस ही, मतलब ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल, यहाँ मैंने इस नहीं लगाया, मैं स्कूल जाता हूँ। दे गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ठीक है जी। ही प्ले, ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट खेलता है। ठीक है ना। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम खेलते हैं, खेल नहीं रहे हैं, बता रहा हूँ सिर्फ, खेलते हैं। ठीक है। वी राइट अ लेटर, हम लेटर लिखते हैं, लिख नहीं रहे हैं, लिखते हैं। हमें लेटर लिखना आता है, हम लेटर लिखते हैं, आप हमसे लेटर लिखवा सकते हैं। ठीक है। आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट अ लेटर। ठीक है ना, एस और एस लग गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो टेंसेस हैं ये यूज कहाँ होते हैं। ठीक है जी, इसे यूज कहाँ किया जाता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पे एरर बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ठीक है ना, हम यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब कहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। ये जो आपका टेंस है, ये हॉबी के लिए यूज किया जाता है, रूटीन के वर्क के लिए यूज किया जाता है, हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे हमने किसी की हैबिट को बताना हो, रूटीन को बताना हो, उसकी हॉबी को बताना हो, ठीक है ना, तो हम ये टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। राधिका लव्स गार्डनिंग, राधिका आ गया। ठीक है, शी की जगह में राधिका नाम यूज कर लिया। ठीक है, और लव्स, ठीक है, एस एस का यूज कर लिया लव के साथ। ठीक है, गार्डनिंग, उसे गार्डनिंग करना पसंद है, ये उसकी हॉबी है, ये उसकी रूटीन और आदत की तरह भी बिल्कुल है। ठीक है, आई कीप पेट डॉग्स। ठीक है, आई कीप, इसमें कीप्स नहीं लगाया क्योंकि मैं आई की बात कर रहा हूँ, ही शी नहीं, इसके अंदर आई। आई कीप पेट डॉग, मुझे मतलब डॉग्स रखना, पेट रखना, रखता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं रखता हूँ, पसंद है तो रखता हूँ। ठीक है, मेरी हॉबी है। माई फादर गोज टू हिज ऑफिस एट 9 AM। अब यहाँ पे गोज टू ऑफिस क्या रिप्रेजेंट करता है कि उनकी रूटीन है, वो जाते हैं, उनका काम है, वो हर सुबह 9 बजे जाते हैं। तो जब हमने ये रूटीन बतानी हो, हॉबी बतानी हो, तो हम इसका यूज करते हैं।
आगे चलते हैं। शी कैचेस द फर्स्ट बस, ठीक है, वो पहली बस पकड़ती है क्योंकि इसकी रूटीन है, काम है, उसने पहली बस ही पकड़नी है। दिस ऑफिस ओपन्स एट 10 AM, ये ऑफिस 10 बजे खुलता है, सुबह 10 बजे खुलता है क्योंकि वो रोज खुलता है, इसमें लगातारता है, कॉन्टिन्यूटी है, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखेंगे। एक हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कैसे एरर बना के इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, शी डज हर वर्क रेगुलरली, माई ग्रैंडफादर टेक्स मिल्क डेली। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलरली, डेली, एवरीडे, ये एक एक सिंपल सा साइन है जिससे हमें पता चलता है कि हमने सिंपल प्रेजेंट के अंदर इन सेंटेंसेस को लिखना है, जहाँ पे वर्ड डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये ऐसे वर्ड दिया होता है जिससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंसेस इसका है, तो उस हिसाब से हमने सही चुनना होता है, ठीक है जी। उसके बाद रोहन डज योगा डेली, तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब और ये कहाँ, यहाँ जहाँ यूज होता है वो है जर्नल ट्रूथ और सेइंग। सेइंग का मतलब कहावतें, कोई जर्नल ट्रूथ हो, एक परमानेंट ट्रूथ हो, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट ही यूज करते हैं। गॉड हेल्प्स दोस, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉड हेल्प्स द नीडी, गॉड जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, ये एक जर्नल ट्रूथ है। सेइंग भी है कहावत की तरह। द सोल इज इमोटल, सोल की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है, वो इमोटल है। ऑनेस्टी पेज इन अ लॉन्ग रन, ये कहावत है कि अगर आप ईमानदार है तो आपको उसका नतीजा फ्यूचर में जाकर मिलेगा। साइंटिफिक फैक्ट हो तो वहाँ पे ये यूज होता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो आपका वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही बॉईल करता है, ये एक साइंटिफिकली फैक्ट है। द सन गिव्स इट्स ओन सनलाइट, जो सन है वो अपनी ओन सनलाइट देता है, अपनी ही लाइट देता है, ठीक है ना, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, वाटर हमेशा डाउनवर्ड ही फ्लो करता है, उसकी ये प्रवृत्ति है, ठीक है, ये उसका नेचर है कि उसने डाउनवर्ड ही फ्लो करना है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। अगर आप इसके भाव को समझो तो पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है तातीता, सन अपनी खुद की लाइट देता है, वाटर डाउनवर्ड फ्लो होता है, अर्थ सन के इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज होता है, उगता है, ठीक है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून धरती के इर्द गिर्द घूमता है। वह रोज स्कूल जाती है, वो एक ऑफिस 10 बजे खुलता है, ठीक है जी। और भी जो मैंने आपको वर्ड सेंटेंसेस करवाए हैं, तो आप जानेंगे कि इसका जो भाव है वो ताते ती के हिसाब से ही आता है। अगर आप भाव को ज्यादा समझेंगे ना तो आपको ये समझना ज्यादा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बन जाएगी, ठीक है ना। अब एक और तो कर लेते हैं, 2-3 और रह गए हैं, बस पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और करवाता हूँ। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो उससे पहले हम कंडीशनल क्लॉजेस की बात कर लेते हैं, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, देखिए होता ये कि जब आपके पास दो सेंटेंसेस हो, दो क्लॉज हो, क्लॉज दोनों ही फ्यूचर के हों, तो एक हमें सिंपल प्रेजेंट के अंदर लिखते हैं और दूसरा हम उसे फ्यूचर के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, दोनों ही क्लाउजेस को आप देखिएगा। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, फ्यूचर के अंदर ही करोगे, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है ना। तो भाव फ्यूचर का ही आ रहा है, लेकिन इसमें होता ये है कि जिसके साथ हमने कंजक्शन लगाई हो, जहाँ पे इफ लगाया हो, जहाँ कंडीशन बनाई हो ना कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये कंडीशन लगी, अगर काम करोगे तो ही वो पूरा होगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही पास होगे, मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे, कंडीशन लगा दी कि ये काम करोगे तो ये काम होगा, ठीक है जी। इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है या क्लॉज कहा जाता है। तो जो जिसके साथ इफ लगा हो, जिसके साथ कंडीशन लगी हो, ठीक है, उसे हम सिंपल क्या कहते हैं, इनडेफिनेट टेंस के अंदर ही लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लिखते हैं,
ठीक है ना। जैसे लिखा ना यू, इफ यू वर्क हार्ड, इसमें हमने कोई विल नहीं लगाया, पर हालांकि भाव फ्यूचर का ही दे रहा है, ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैंने पहले बताया, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। फिर यहाँ पे अगर सेंटर में इफ आ गया तो कॉमे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। एवरीबॉडी एग्रीज वी शैल गो फॉर पिकनिक। अगर सब मान जाते हैं तो हम पिकनिक चलेंगे, सब मान जाएंगे, फ्यूचर का भाव है, लेकिन हमने करना ये है कि दोनों, अगर फ्यूचर के दोनों ही हैं तो एक को फ्यूचर में लिखना है, कंडीशन जिसके साथ लगी होगी ये काम करोगे तो ये होगा, इफ वाले के साथ को हमने एज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नियर फ्यूचर के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है। वी लीव फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वीक, वी लीव फॉर बॉम्बे नेक्स्ट वीक, बॉम्बे के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं। माई फादर कम्स टुनाइट, माई फादर आ जा रहे हैं। जो नियर फ्यूचर हो, जो कुछ ही टाइम बाद होने वाला, घटित होने वाला हो, उसके लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं। हालांकि फ्यूचर के लिए और भी टेंसेस यूज किए जा सकते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू भी यूज किया जा सकता है, और फ्यूचर वाला भी हम विल शैल लगा के फ्यूचर बना है, इसलिए कि आप फ्यूचर की बात उसमें कर सके। लेकिन इन सेंटेंसेस को भी आप एज ए फ्यूचर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नियर फ्यूचर हो, आने वाला ही वो फ्यूचर, उसमें आप इसे यूज किया जा सकता है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। आप आपसे यही नहीं कह सकते इसके अंदर विल और शैल क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये भी एक टेंस है, यूज किया जा सकता है। इवन प्रेजेंट कंटिन्यू भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो हम जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू में आएंगे तब पढ़ेंगे। दूसरा, इंट्रोडक्शन कोटेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे नेताजी सेज गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो ये नेताजी ने कहा था, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन कोटेशंस के लिए भी हम इसे सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज करते हैं। और रनिंग कमेंट्री के लिए, आप अगर रनिंग कमेंट्री सुनेंगे तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। जैसे रोनाल्डो टेक्स द बॉल, एंटर द डी ऑफ ऑपोजिट टीम, हिट द बॉल एंड स्कोर द गोल, ठीक है ना। तो होता ये है कि उसने बॉल ली, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा ही नहीं, जिसमें लिखा है उसने बॉल लेता है, एंटर करता है, हिट करता है और स्कोर ले लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, उसने पहले बॉल ली, फिर अंदर गया डी के अंदर, फिर हिट किया, फिर स्कोर किया। लेकिन जब हम कमेंट्री करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इसे लिख लेते हैं, वर्ब के साथ एस ई एस लगा लेते हैं। वहाँ पे हम कभी भी पास्ट और फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं वैसे मतलब यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो अभी आपने इस वीडियो के अंदर जान लिया कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, एस सॉरी एस किसके साथ लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आपने ये जान लिया है, पहचान लिया है। क्या जो मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पे पढ़ाए, ही राइट्स अ लेटर, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, और ये दो, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, क्या ये आपको लगता है कि ये सेंटेंसेस आपकी टेक्स्ट बुक में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के ऊपर जो लिखे होते हैं क्वेश्चंस वगैरह, जो इंग्लिश के अंदर वगैरह ना सिचुएशंस दी होती हैं, या आपकी टेक्स्ट बुक समझाने के लिए जो लिखी होती हैं, उनके अंदर ये सेंटेंस आते हैं जो आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं? तो जवाब है नहीं, ये सेंटेंसेस आपको नहीं मिलते। ये आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर मिल जाएंगे समझाने के लिए, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि ये आप सब कुछ सीख लेने के बावजूद, इतनी टेंसेस की वीडियो बन जाने के बावजूद, बुक्स बन जाने के बावजूद भी हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इन टेंसेस की इम्प्लीमेंटेशन आखिर बुक में होती कैसे है। और वहाँ पे एक अजीबोगरीब खेल सा है, बिल्कुल अलग सा है। इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आपका जो ये जो इसका एग्जीक्यूशन इन टेंसेस का, इनका इम्प्लीमेंटेशन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे होता है, आप इन्हें कैसे पहचानोगे। तो आप जब भी मैं टेंसेस की वीडियो देखोगे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा ही। तो अगली वीडियो हम जानेंगे जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे है इसका आपकी बाकी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।